फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए यहाँ पर हम हिंदी पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कर रहे हैं। ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। जो आपकी परसों सीटेट का आपका पेपर है उसके लिए ये आपके हिंदी पेडागोजी के 75 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली जो है वो भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न होती है। बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026 से 27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य तक इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएं। आयु उपयुक्त उचित पाठ्यक्रम सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं, या फिर प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो वो है देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। तो देखिए पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। तो देखिए बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन, या फिर विस्तृत पठन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है। तो देखिए वो अपनी पसंद की कहानी को पुस्तक से पढ़ रही है तो वो होगा आपका विस्तृत पठन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। तो देखिए मानस मंथन, समीक्षा करना, संपादन करना, या फिर पुनरावृत्ति करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या होगा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानस मंथन जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, कक्षा 3 के अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। तो देखिए पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतलेख करवाना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वह क्या कहलाएगी। तो देखिए प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतलेख, डम्स शिराड, या फिर जिगजॉ श्रुतलेख। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, जिगजॉ श्रुतलेख। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए निपुण का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो देखिए नेशनल, देखिए जो यहाँ पर निपुण का जो कंप्लीट नेम है वो है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच संभाव्यता को क्या कहा जाएगा। भाषा अर्जन उपकरण, आरंभिक साक्षरता, स्वादिष्टीकरण, या फिर निकस्त विकास का क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए लेव वाइगॉत्स्की को क्या कहते हैं। तो वो होता है आपका ZPD, निकस्त विकास का क्षेत्र। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेख सीखने में मदद करनी चाहिए। विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, या फिर अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए, कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। देखिए, अवसर क्या है यहाँ पर आपका पॉजिटिव है। देखिए, पेडागोजी में जो आपके पॉजिटिव वर्ड होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव्स को आपको ध्यान रखना है, और देखते ही आपको क्या है वो चीज़ें पता चल जाएंगी कौन सा यहाँ पर पॉजिटिव है, किस पर आपको टिक करना है। ठीक है, इसके लिए आज मैं आपकी एक क्लास अपलोड करूंगी कि कौन से वर्ड आपके नेगेटिव हैं, कौन से वर्ड आपके पॉजिटिव हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, इनमें से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? तो देखिए, बबलाना 2 शब्दीय व्याकरण चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। बबलाना 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय और संक्षिप्त वाक्य चरण। 1 शब्दीय वाक्य चरण बबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण संक्षिप्त वाक्य चरण। 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय वाक्य चरण बबलाना या फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सही क्रम है वो क्या है? तो देखिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। पहले बच्चा बबलाता है, फिर 2 शब्दीय वाक्य चरण, उसके बाद 1 शब्दीय वाक्य चरण, और फिर आपका आता है संक्षिप्त वाक्य चरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। यह विचार की मनुष्य सहजात भाषा अर्जन। देखिए, जो आपका क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो LAD आपका किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे या फिर जेरोम ब्रूनर। तो देखिए, कौन है? तो जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो दिया है आपका नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? उच्चारण का, व्याकरण का, प्रभाव का, या फिर शब्द भंडार का? तो देखिए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपके शब्द भंडार का। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं है? देखिए, कौन सी है जो नहीं है? पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। आप जिस परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। अपने आप 4 से 5 वाक्यों में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। तो देखिए, कौन सी है जो वाचन कौशल की नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। तो देखिए, ये आपका वाचन कौशल का आकलन नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, नेक्स्ट है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम में शब्द नहीं रख पाता? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो देखिए, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं, डिस्फ्रेजिया बोलते हैं, डिसरथ्रिया बोलते हैं, या फिर डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो देखिए, जहाँ पर क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है वो उचित तरीके से उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता, तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका डिसफ्रेजिया। क्या होता है आपका? फ्रेज। देखिए, शब्द को ना रख पाना सही से, तो वो क्या होता है आपका? फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर डिसफ्रेजिया आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए, भारत में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखिए, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहां तक संभव हो सकें अधिक से अधिक भाषाएं सीख सकें। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी, फिर अंग्रेजी और फिर अन्य तरह की 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही है? तो देखिए, जहाँ पर भी आपका रिसोर्स के रूप में कोई चीज़ यूज़ हो रही है वो आपका क्या है? सही है। बहुभाषावाद को रिसोर्स के रूप में यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर? तो देखिए, विभिन्न दर्शनग्राही उपागम, समग्र भाषा उपागम, रचनात्मक उपागम, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो वो है आपका समग्र भाषा उपागम। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार से में बात करते हैं, भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानों का प्रयोग करते हैं, जिनके एक समान वाक विकार हैं, एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। तो देखिए, कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वह है ऑप्शन नंबर 2, भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? देखिए, नहीं यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो देखिए, कौन सी हैं? कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए, कंठस्थ करने के लिए कहना चाहिए। कंठस्थ तो आपको नहीं कराना है यहाँ पर। ठीक है,
तो देखिए आपसे नेगेटिव पूछा था, देखिए नेगेटिव आपसे पूछा और नेगेटिव आपको दिख गया कि कंठस्थ कराना, रोट मेमोराइजेशन आपका रॉन्ग होता है। तो देखिए आपने एकदम यहाँ पर आंसर कर दिया, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। तो देखिए बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गुरैया कहते हैं, बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते, बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका क्या है, उदाहरण है। तो देखिए तो आपका नेगेटिव है, केवल यहाँ पर है। बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गुरैया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि या फिर संरचनात्मक उपागम। तो देखिए अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है, तो वो कौन सी है, तो वो है आपकी संरचनात्मक उपागम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए गहन पठन क्या है, सरसरी तौर पर पठन, गंभीर पठन, पठन से पूर्व या फिर सामूहिक पठन। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है गंभीर पठन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन सा डिस्थिरिया का लक्षण है। देखिए डिस्थिरिया का लक्षण कौन सा है, लेखन में कठिनाई, ध्वनि वर्ण या शब्दों का दोहराव, ये लंबी तान में बोलना, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई, जिन शब्दों को बच्चे सुनते हुए पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। तो देखिए जो आपका डिस्थिरिया होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो वो होता है आपका मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए निम्न में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है, संभवतः स्थापित करना, अनुमान लगाना, अंतःक्रिया करना या फिर विश्लेषण करना। तो देखिए संबंधता, अनुमान और विश्लेषण आपके बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए पठन के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। देखिए ए है आपका, पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री में सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए ए तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर डिकोडिंग का मतलब जो लिखा हुआ है वहाँ पर आपका गलत है। तो देखिए ए तो सही है लेकिन बी आपका क्या है यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है, वह निम्न में से कौन सा कार्य करवा सकती है। तो देखिए कौन सा करवा सकती हैं, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, बच्चों को कहानियां सुनाना, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल पक्षियों के चित्र चिपकाना, मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, नीचे भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं, निम्न में से कौन सी श्रवण कौशल, देखिए श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। तो देखिए अध्यापक कहानी में पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उसका चित्रण बनाने के लिए कह सकती हैं, बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए, बच्चों को याद करने योग्य जो घटना है सुनाने के लिए कहा जाए, बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, श्रवण कौशल के लिए सबसे बेस्ट है, अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुसरण और पुनर्वलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल व क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है, तो देखिए संज्ञानात्मक उपागम से, प्राकृत उपागम, व्यवहारवादी उपागम या फिर सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, वयस्कों के अनुसरण और पुनर्वलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल और क्षमताएं सीख रहे हैं, तो वो है आपका व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए नोम चॉम्स्की ने यह विचार दिया कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं, इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर जो नोम चॉम्स्की हैं वो किसका जिक्र करते हैं, तो वो बोलते हैं भाषा अर्जन उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है, इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो देखिए गहन पठन, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पठन या फिर बारीकी से पठन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका विस्तृत पठन, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर,
देखिए निम्न में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। तो देखिए कौन सी हैं जो औपचारिक स्थितियों में सीखी जाती हैं, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गृह भाषा या फिर मातृभाषा। तो देखिए औपचारिक स्थितियों में जो सीखी जाती है वो होती है आपकी सेकंड लैंग्वेज। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि वह मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं, नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं, नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अर्थ पर बल देता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए वो रचनात्मक उपागम है, आदेशात्मक उपागम है, वर्णनात्मक उपागम या फिर संरचनात्मक उपागम है। तो देखिए हम सब सीधे सीधे उन्हें कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो वो होता है आपका आदेशात्मक उपागम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, अभिग्रहण, अनुकूलन, मूल्यांकन या फिर समीक्षा। तो देखिए जो ये पॉइंट है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो होता है आपका अनुकूलन। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। योगात्मक आकलन निदानात्मक और उपचारात्मक है, विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है या फिर शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। तो देखिए समग्र भाषा, रचनावादी, संप्रेषणात्मक या फिर व्यवहारवादी। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका समग्र भाषा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, एक्स्ट्रापोलेशन या फिर विश्लेषण। तो देखिए जब हम क्या करते हैं सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो वो होता है आपका बारीकी से पठन। क्या होता है आपका बारीकी से पठन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। 2 उत्पादक भाषा कौशलों में से कौन सा कौशल शामिल है। तो देखिए इनमें से कौन से कौशल हैं जो आपके उत्पादक कौन से होते हैं। देखिए हमने आपको कल बताए थे वो होते हैं आपके प्रोडक्टिव स्किल। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं वो कौन सी हैं, तो देखिए पठन, लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन या फिर वाचन और लेखन। तो देखिए यहाँ पर कौन से पॉइंट हैं जो आपके सही होंगे, तो देखिए वो हैं आपके यहाँ पर वाचन और लेखन। क्या होगा आपका वाचन और लेखन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, बिना विशेष प्रयास के अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं या फिर औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा ध्वनि का उत्पादक और बोध है। तो देखिए स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वनिम या फिर वाक्य विन्यास। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका स्वानिकी। क्या है आपका स्वानिकी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। देखिए कौन सा है जो नहीं है। विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। ये आपका क्या है, ड्रिल का अंश नहीं है। ठीक है, सुनते हैं, दोहराते हैं और अभ्यास करते हैं, ये आपका क्या है, श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्न में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रभाव को समुन्नत करता है। तो देखिए संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक, व्यवहारवादी या फिर समग्र भाषा उपागम। तो देखिए कौन सा है जो मुख्यतः प्रभाव को समुन्नत करता है, तो वो कौन सा होगा, तो वो है आपका संप्रेषणात्मक उपागम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। तो देखिए पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, पढ़ना और फिर उसी का वृतांत दूसरों के सामने सुनाना, प्रत्येक शब्द को पढ़ना। तो देखिए कौन सा है जो गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक शब्द को पढ़ना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। तो देखिए लचीलेपन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, सिर्फ एक ही तरीके पर आधारित। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए जो अधिगम योजना है वो बाल केंद्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? त्रुटि विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण या फिर शब्द विश्लेषण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका त्रुटि विश्लेषण। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? तो देखिए भाषा में प्रभाव, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन या फिर प्रस्तुतिकरण शैली। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो विभिन्न लेखकों के कथन, ये तो आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? तो देखिए अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण, मान लेना, चर्चा करना, नोट करना, सारांशीकरण, कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रश्न करना और सारांशीकरण, विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुमान, फिर प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही हैं? विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही हैं, उनको मदद दे रही हैं, पुनर्बलन दे रही हैं, फिर उनको निर्देश दे रही हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को मदद दे रही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जहाँ भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यह समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस सिद्धांत को प्रतिबिंब कर रही है? तो देखिए किस सिद्धांत को यहाँ पर प्रतिबिंब कर रही है? तो वो है आपका अंतःक्रियात्मक। क्या होगा आपका? अंतःक्रियात्मक। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए श्रव्य व लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन, श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना, कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। तो देखिए ऊपर बताए गए जितने भी सिद्धांत है वो किस चीज़ पर आधारित हैं? सामग्री आधारित, प्राकृतिक उपागम, मौन तरीका या फिर कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका सामग्री आधारित निर्देश। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? तो देखिए लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार की श्रव्य और लिखित सामग्री का उपयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है आपका? तो वह ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न प्रकार की श्रव्य और लिखित सामग्री का प्रयोग करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्ताओं का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही हैं? लिखित विमर्श चिंतन, वाचिक विमर्श चिंतन, मुद्रित विमर्श चिंतन या फिर अप्रकाशित विमर्श चिंतन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, वाचिक विमर्श चिंतन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? तो देखिए संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम, प्राकृतिक उपागम या फिर शब्दकोशीय उपागम। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका शब्दकोशीय उपागम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से असमान की पहचान कीजिए। बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो देखिए कौन सा है जो आपका असमान है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता ही आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? रोजर ब्राउन, स्टीफन क्रेशन, ब्लूमफील्ड या फिर कोविन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो वो है आपका स्टीफन क्रेशन। क्या है आपका? स्टीफन क्रेशन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अभिकथन ए है, चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने की पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण है पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान। ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है तो जो सही है? तो देखिए दोनों ही पॉइंट सही है लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है ये, ठीक है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपटह से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए दोनों
सॉरी देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल सही हैं, ए और बी दोनों ही यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, या फिर विशिष्ट वर्गीय संस्कृति को समुन्नत करना। तो देखिए कौन सा है जिस पर ध्यान नहीं होना चाहिए? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। आप किसी भी स्पेशल वर्ग को क्या करोगे? प्रमोट नहीं करोगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? स्वनिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूप ग्राम, या फिर वर्तनी विषयक। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 रूप ग्राम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट है आज का। कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किया जा सकता है? तो देखिए उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संग्रह किया जाए, उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बलन दिया जाए, उन्हें कुछ और तरह से काम दे दिए जाएं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी सही है और आपका थर्ड भी सही है, लेकिन उन्हें कुछ और तरीके के काम दे दिए जाएं, ये आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो देखिए आपका सेशन आज का यहीं पर कंप्लीट होता है। आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट हो गए हैं। 100 में आपके ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही मेरी और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।